9th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 देख लिया है। आज हम इसके पार्ट 2 को देखेंगे। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले इसके पार्ट 1 को देख ले ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ आ सके। चलिए, हमने लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ जाना था कि लोकतंत्र क्या है। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन है। ये प्रमुख परिभाषा जो है लेनिन की दी गई थी। अब हमने बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में जाना, बहुत सारे देशों में लोकतंत्र किस तरीके से है उसके बारे में हमने जाना और लोकतंत्र को समझा कि लोकतंत्र कैसा होता है। बहुत सारे देशों में सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर जो चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं वो लोकतंत्र नहीं कहलाती हैं। हमने चाइना, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत सारी जगहों पर देखा, चिली, ब्राज़ील, इन सभी जगहों पर लोकतंत्र के बारे में जाना। और पाकिस्तान, आपने देखा कि किन जगहों पर जो है लोकतंत्र का स्वरूप किस तरीके का है। जो लोकतंत्र की श्रेणी में नहीं भी आते हैं बस उनको लोकतंत्र कहा जाता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा और जाना कि लोकतंत्र असल में होता क्या है। और लोग जो है वो ज़बरदस्ती जो है बहुत सारे शासन व्यवस्था को लोकतंत्र का नाम देते हैं। अब उन परिभाषाओं का क्या क्या सारांश है, चलिए हम जानते हैं। आइए अब तक हुई चर्चा को समेट लेते हैं। मतलब हमने जितना पढ़ा, लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से एक शुरू थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव होता है। मतलब सरकार जो होती है यहाँ पे वो किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा, वोटों के माध्यम से। हमने पाया कि जब तक इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में स्पष्ट न हो जाए यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। हमने देखा था शुरू में जब हम चैप्टर में पढ़ रहे थे पार्ट 1 में, तो बहुत सारे बच्चों ने लोकतंत्र के बारे में बोला था कि सबसे पहले अगर हम लोकतंत्र को जानना चाहते हैं तो लोकतंत्र है क्या, इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो मैडम ने बहुत सारा एग्जाम्पल बच्चों के सामने रखा था कि आप धर्म, प्रेम या फिर ईर्ष्या वगैरह शब्द भी सुनते हैं, इसका वास्तविक रूप से आप अर्थ जानते हैं लेकिन पूरी तरीके से आप इसको नहीं समझते हैं। तो इसी तरीके से लोकतंत्र को भी हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक ऐसे तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का स्वरूप है। मतलब लोकतंत्र असल में क्या है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हमने बहुत सारी विशेषताएं देखी थी जिसमें 4 कुछ प्रमुख रूप से हैं। चलिए इसे हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला आपको दिया गया है कि रेखांकित किया, इसके अनुसार जो है लोगों द्वारा चुने गए शासन ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है, चाहे वे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और भी सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। चलिए अब इसे एक एक करके समझते हैं कि लोगों के द्वारा जो चुने गए शासक ही प्रमुख फैसले करते हैं। मतलब इसमें जो जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, लोग क्या करते हैं, वोट के माध्यम से सरकार को चुनते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है, वे चाहे तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर वोट के माध्यम से जो सरकार चुनी जाती है और वो व्यवस्था के लिए जो उचित सरकारें नहीं होंगी, जो जनता के लिए अच्छा काम नहीं करती होंगी, जो भ्रष्टाचार से व्याप्त हो, तो हम ऐसे सरकार को बदल भी सकते हैं। इतनी शक्ति लोकतंत्र के माध्यम से जनता के पास होती है। उसके बाद तीसरा विकल्प है कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हैं और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और सरकारी नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करते हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे सभी लोग समान होते हैं, चाहे वे गरीब हो, अमीर हो, या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान पे हो या बहुत ज़्यादा नीचे स्थान पे हो, और अल्पसंख्य हो या ऊंची जाति क्यों ना हो, ये सारे इन लोगों को, अनेक अनेक धर्म के लोगों को भी लोकतंत्र में समानता दी जाती है। सब लोग साथ मिलकर जो है समानता से हम लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं और अपनी सरकार को चुनते हैं। अगर यह जो सरकार है ये संविधान के अनुसार कार्य करती है, अगर संविधान के अनुसार नहीं कार्य करती है, अपनी मनमानी करती है, तो यह जनता का हक है कि वो इन्हें हटा भी सकती है दोबारा। अब चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, थोड़े बहुत जहाँ तक हमने लोकतंत्र को समझा उन पर चर्चा करना है। हम आपको एक दो बता देंगे, बाकी आप खुद से भी करने का प्रयास करेंगे। चलिए, लोकतंत्र के कामकाज या उससे अनुपस्थिति में 5 उदाहरणों को पढ़िए और इनसे मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। यहाँ पे आप एक बार पुनः पढ़ ले इसको अच्छे से, फिर अगर ना समझ में आए तो आप उसे दोबारा पढ़ें, आपको आसानी से ये जो है मिल सकता है। जैसे कि भुट्टान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। मतलब जो प्रतिनिधि है वहाँ पे उसकी सलाह से काम करेंगे। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? कानून का शासन, अधिकारों का सम्मान, एक व्यक्ति एक वोट और एक मुँह, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, या चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। मतलब भुट्टान नरेश ने क्या किया, तो घोषणा की कि वो किसके द्वारा काम करेंगे, प्रतिनिधियों के द्वारा। आप भी खुद सोचें और हमें बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। आगे चलिए बढ़ते हैं। भारत से
भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। वो कैसे हो सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे किस तरीके का शासन होगा जिससे कि लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया? नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगा दी। अब इसको भी सोचे कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा कि नेपाल नरेश ने क्या किया, तो राजनीतिक जमावड़े जो होते हैं और जो प्रदर्शन होते हैं उनको क्या किया, रोक लगा दिया। वह किस तरीके का चुनाव हो सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। अब चलिए हम क्या कर सकते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, वो बिहार की विधानसभा को क्या क्या असंवैधानिक ठहराया। मतलब कुछ यहाँ पे ऐसे अधिकार होंगे जिसके कारण जो है वो अवैध होंगे, मतलब बिहार के कानून को वहाँ नहीं माना गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, वो क्या हो जाएगा, कानूनी शासन, क्योंकि कानून सबके लिए क्या होता है, एक समान होता है। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे। मतलब बांग्लादेश की कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने क्या सहमत किया कि चुनाव के समय जो किसी पार्टी की सरकार न रहे, मतलब वहाँ पर जो भी पार्टियां चुनी जाए वो लोगों के द्वारा चुनी जाए। अब हम यहाँ पे समझते हुए चलते हैं, आप भी हमें ऑप्शन से बताएं कि इसमें कौन सा होगा। आप खुद सोचें और भरें, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आगे बढ़ते, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इसे पुनः दोबारा जो है वो भरेंगे। लोकतंत्र ही क्यों? मैडम लिंग 2 की कक्षा में एक बहस शुरू हुई। उन्होंने इस अध्याय में यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि उन्हें लोकतंत्र की शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई टिप्पणी की। जैसे कि हमने जाना था कि मैडम लिंग 2 जो थी, उन्होंने बच्चों को जब लोकतंत्र के बारे में बताया तो लोकतंत्र के बारे में बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए, और क्लास में जितने भी बच्चे थे वे आपस में लोकतंत्र पर बहस करना शुरू कर दिए कि लोकतंत्र होता क्या है असल में। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और बच्चों के द्वारा जो लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है उसको समझते हैं कि असल में बच्चों ने लोकतंत्र को क्या समझा। योलंदा एक विद्यार्थी है जो बोलती है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? योलंदा ने जहाँ तक लोकतंत्र के बारे में सुना तो उसने लोकतंत्र को अच्छा माना, और उसने सोचा, अपने तर्क के आधार पर बताया कि दुनिया में बहुत सारे देशों में लोकतंत्र विद्यमान है, मतलब लोकतंत्र जो है वो प्रचलित है। इसका अर्थ ही है कि ज़्यादातर लोग जो है वो लोकतंत्र को पसंद करें। तो वास्तविक तौर पर लोकतंत्र क्या है? एक अच्छी प्रणाली है। इसके द्वारा जो है मतलब जो भी साम्राज्य होगा उसका क्या होगा, भला होगा। इसलिए योलंदा बोलती है कि हमने लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी, तो अब क्या इस पर और भी बहस करना आवश्यक है? हम यही मान लेते हैं कि लोकतंत्र जो है वो अच्छी है। तांग किनी ने क्या कहा? लेकिन लिंग 2 मैडम ने कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए मान लेना चाहिए कि बाकी सब उसे मान लिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी लोग के रास्ते जो है वो गलत रास्ते पे जा रहे हो? जैसा कि यहाँ पे तांग किनी ने कहा कि लोकतंत्र के बारे में उसने जो जाना, उसने बताया कि जो लोग मान रहे हैं हम उसी चीज़ को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो उनके लिए अच्छे होंगे और हमारे देश के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो लोकतंत्र के इस स्वरूप को भी हमने जाना कि हर जगह जो है वो लोकतंत्र का स्वरूप एक जैसा नहीं हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, सबके रास्ते जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जेनी ने कहा हाँ यह गलत रास्ता है, लोकतंत्र ने हमारे देश को दिया ही क्या है? मतलब हम जानते हैं कि हमारे देश भारत चाहे और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र के होते हुए भी बहुत सारे लोग जो हैं गरीब हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, उन्हें किसी भी तरीके से जो है अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था नहीं मिल सकी। कहीं कहीं तो उन्हें निरंकुश शासन व्यवस्था का भी सामना करना पड़ता है। बस लोकतंत्र के चेहरे होते हैं और शासन जो है वो राजनीतिक व्यवस्था की होती है। इसी तरीके से ली यांग ने कहा कि लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? बच्चों के इस तरीके के प्रश्न को आपने सुना, आपने भी लोकतंत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना, आपके मन में भी इस तरीके के प्रश्न उठते होंगे जैसे बाकी बच्चों के मन में प्रश्न उठते हैं। बाकी सारे बच्चों ने इसी तरीके की कुछ कुछ परिभाषाएं दी लोकतंत्र के बारे में। अब मैडम क्या बताती हैं कि जब मैडम ने लोकतंत्र की सारी बातों को सुना तो उन्हें यह काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य भी हो रहा था और उन्हें इस बात की खुशी भी हुई कि बच्चे जो है वो मेरे बिना ही क्या कर रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। यहाँ पे मैडम बोलती है कि बच्चों में से कौन सही या कौन गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन जो है मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। अगर आपको किसी ने भी आपको रोकने की कोशिश की या आपको बात कहने के लिए सजा होगी तो निश्चित तौर पे आपको बुरा लगता है। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र न हो? क्या लोकतंत्र के पक्ष में ये एक अच्छा तर्क है? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। चलिए हम समझते हैं कि जिन जगहों पर लोकतंत्र लोगों के द्वारा नहीं पसंद किया जाता है यहाँ पे इसका विरोध भी किया था। इस चर्चा में
लोकतंत्र के खिलाफ है। अधिकांश तर्क सामने आते हैं जिन्हें आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क इस प्रकार, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। मतलब बहुत सारे नेता का स्थान परिवर्तन होते रहता है, और जैसे कि लोग चेहरे और काम को पसंद करते हैं और वो नेता अगर बदल जाते हैं तो इस कारण क्या होता है, अस्थिरता लोगों में पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब है सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। मतलब यहाँ नैतिक चीज़ों से लड़ाई हमें नहीं लड़नी है। ज़्यादातर लोग नहीं सोचते, मतलब जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो लोगों के बारे में नहीं सोचती हैं, नैतिकता मोरालिटी के बारे में वो लोग नहीं सोचते कि हमें समाज का भला कैसे करना चाहिए। वे सिर्फ आपस में ही राजनीतिक लड़ाई लड़ती हैं। तो ये लोकतंत्र की एक बुराई हो गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों को बहुत और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। मतलब लोकतंत्र में जो लोग होते हैं और जनता और नेता वगैरह जो होते हैं वो आपस में बहुत सारे टॉपिक पे बहस करते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं कि आप सुनते होंगे विधानसभा में बहुत सारे नेताओं की बैठक होती है। वहाँ पे कुछ नेता जो है विपक्षी पार्टी के बारे में बोलती है। मान लीजिए जिसकी भी सरकार है उसके बारे में बोला जाता है कि आपने ये वादा किया था कि यहाँ पे सड़क बनवाएंगे, विद्यालय बनवाएंगे, बिजली पानी की दिक्कतें नहीं होंगी, फिर आपके अनुसार इन सब नियम कानूनों को क्यों पूरा नहीं किया गया। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। फिर जो विपक्षी दूसरी पार्टी होती है वो भी उन पर आरोप लगाती है कि आप अपने समय में आपने क्या किया, अगर हम आपको सत्ता सौंप देते हैं तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे। तो इन बहसों के कारण जो है फैसले में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों में पता लगाना ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। जैसे कि जब चुनाव होते हैं तो लोग बहुत सारे वादे करते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे, हम यहाँ गरीबी मिटाएंगे, लेकिन जब लोकतंत्र में सरकार बन जाती है और यह 50, 60 या 70 या 100 साल से भी ज़्यादा के बाद भी स्थिति जो है वो सुधरती नहीं है। इस कारण जो है नेता जो भी फैसले लेते हैं वो जनता के हित में बहुत हद तक नहीं लेते। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है, खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को राजनीतिक पार्टी में चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाता। इसका बहुत सारा कारण होता है, जिसमें एक भ्रष्टाचार भी है। लोग पैसे लेकर जो है दूसरी पार्टी को दे देते हैं नेता बनने के लिए, और जो करप्शन वाली पार्टी होती है वो ज़्यादा पैसे देकर वोट भी कभी कभी खरीद लेती है। तो ये सब लोकतंत्र के गुण नहीं है, ये लोकतंत्र की बुरी चीज़ें हैं जो हमें बहुत जगह देखने को मिलती हैं। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनकी चीज़ें क्या अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं, इसलिए उनके चीज़ों का फैसला नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि हर बार जो है जनता निष्पक्ष स्वभाव से होकर चुनाव में वोट डालने जाती है कि हम जो अब सरकार चुनेंगे वो हमारे लिए अच्छी होगी। बहुत सारे नेता बहुत सारे वादे भी करते हैं कि हम जनता के लिए इन सारे कामों को करेंगे, लेकिन वे नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है जनता को भी पता नहीं होता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? अगर आपके मन में रह गई हैं तो आप भी उन पर विचार कीजिए कि हमारे देश में लोकतंत्र है लेकिन फिर भी गरीबी क्यों है, क्यों यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, क्यों हमारा देश जो है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार किया जाता है, क्यों राजनीतिक पार्टियां आपस में हमेशा लड़ती हैं, क्यों जो सरकार वादे करती है उनको पूरा नहीं करती। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके मन में भी आते होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने देने वाली जादू की छड़ी नहीं है। मतलब अगर लोकतंत्र के बारे में कहा जाए कि लोकतंत्र एक अच्छी प्रणाली है तो इसका अर्थ हम वास्तविक तौर पर यह नहीं ले सकते हैं कि वो एक जादू की छड़ी है। छड़ी घुमाओ तो गरीबी हट जाएगी, छड़ी घुमाओ तो शैक्षिक व्यवस्था में सुधार हो जाएगी। हम इसके लिए प्रयास अवश्य करते हैं लेकिन हम इसको पूरी तरीके से सुदृढ़ नहीं कर सकते जब तक करप्शन जैसी चीज़ें खत्म नहीं होंगी। लोकतंत्र ने हमारे देश में दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती है कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने में फैसले में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होते हैं। कई बार बड़े फैसलों और सरकारों की कार्यकुशलता पर बुरा असर पड़ता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो स्वरूप देख रहे हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के बारे में कहा गया कि ये एक अच्छी प्रणाली है, लेकिन हम बहुत जगह देखते हैं कि लोकतंत्र जिस सीमा पर खड़ी उतरनी चाहिए वहाँ पर वो नहीं उतरती है, जिसमें लोकतंत्र में बहुत सारी जो है व्याप्त बुराइयां भी मौजूद हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट चुनी जाती है 5 साल के लिए तो उनको मौका दिया जाता है 5 साल में वो बहुत सारी चीज़ों को सुधार नहीं पाती है या अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाती है, तो तुरंत में सरकार जो वो बदल दी जाती है। अगर दूसरी सरकार अच्छी काम नहीं करती तो फिर उन सरकार को बदल दिया जाता है। इस तरीके से सरकार बदलने के भी कारण जो है लोकतंत्र पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। हम बहुत सारे अच्छे नेताओं को सिर्फ एक पार्टी के कारण जो है वो खो देते हैं।
क्योंकि एक पार्टी में जरूरी नहीं हो कि हर व्यक्ति जो है वो आदर्शी हो, बहुत सारे लोग जो है वो करप्ट भी होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है? चीन में 1958-61 में एक भयंकर अकाल पड़ा था। आपको जाना होगा कि जैसे चीन है वैसे ही भारत भी है, भारत से दुगनी आबादी चीन में है, लेकिन हम चीन में जानते हैं कि वहाँ पे साम्यवादी सरकार की व्यवस्था है। जो सरकार है वो लोकतंत्र की तरह नहीं है। वहाँ पे जो सरकार है वो अपने अनुसार कार्यक्रम चलाती है। वहाँ पे जो है मीडिया वगैरह को छूट नहीं दी जाती। मान लीजिए कि 1958-61 में अगर अकाल पड़ा होगा तो यह किस कारणों से पड़ा होगा, यहाँ पे स्थिति क्यों इतनी भयावह हो गई कि लोग भूखे मरने लगे, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण। अगर मीडिया को स्वतंत्रता दी जाती तो वो पूरी दुनिया तक इसकी खबर को पहुँचाती, लेकिन वहाँ मीडिया को किसी भी तरीके से जो है खबर नहीं दी गई और स्वतंत्रता तो बिल्कुल भी वहाँ नहीं है। और भी बहुत सारे पत्रकारों को भी नहीं है। वहाँ पे न्यूज़पेपर जो छापे जाते हैं वो भी सरकार के बातों पर ही, मतलब सरकार के नियम अनुसार ही छापे जाते हैं। वहाँ की सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर कोई कुछ बोलता है तो या तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर उसे लुप्त कर दिया जाता है। तो इस कारण जो चीन में व्यवस्था है सरकार की, जिसके कारण वो खुद भी जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए। हम भारत में भी देखते हैं कि लोकतंत्र तो है, लेकिन चीन जैसा लोकतंत्र जो है वो भारत में हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर व्यवस्था चीन में अच्छी होती तो वहाँ भी जो है लोकतंत्र के कारण या फिर जो कहा जा रहा है कि चीन में भूखमरी आए वो नहीं आती। कार्टून बूझना है, देखिए यहाँ पे एक कार्टून दिया हुआ है जिसमें आपको एक पुलिस है, उसके कवर के अंदर जो आपको स्केलेटन का फिगर दिख रहा होगा। चलिए इसे हम समझते हैं। यह कार्टून ब्राजील का है जिसने तानाशाही के लंबे दौर का अनुभव किया। इससे शीर्षक तानाशाही का छुपा पक्ष है। इस कार्टून में किसी छुपे हुए पहलू को उजागर किया गया। क्या तानाशाही का एक पक्ष छुपा रहे? जरूरी है कि आप संभव हो तो चिले के पिनासे, पोलैंड के जारू जेलेसिक, नाइजीरिया के सभी सनी अबाचा और फिलीपींस के फेर्डिनांड मार्कोस के यहाँ बारे में ऐसी जानकारी इकट्ठा करें। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, ये सेना की सरकार, उसके अंदर जो है जो चित्र स्केलेटन का दिया, आप इसे देख से समझ सकते हैं कि यह जो है, मतलब जो भी यहाँ पे सरकार है, सेना वाली सरकार, यहाँ पे लोकतंत्र की मान्यता नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र की मान्यता है, लेकिन लोकतंत्र का स्वरूप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सेना की सरकार है वो कैसी है? करप्ट है, भ्रष्ट है, और वो जो है अपने मनमाने ढंग से शासन करते हैं, जनता को अधिकार नहीं देती है। आप यहाँ सोच सकते हैं कि यह जो स्थिति है, यह ब्राज़ील के देश की स्थिति कैसी होगी जब इस तरीके का वहाँ पे सेना का सरकार होगा। स्थिति जो है वो स्केलेटन की ही तरह होगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अन्य चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि यह तो उदाहरण था लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बनाने वाले विशेषताओं में से एक, बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने वाले मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी। यह सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर शासक को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। यह लोकतंत्र में जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरत पर तत्काल ध्यान दे। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि वो शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। चलिए हम इसे समझते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो हो गई उसमें पूरी तरीके से जनता का ख्याल रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ों को वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो माध्यम होती है वो जनता ही होती है। लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, जहाँ पे लोकतांत्रिक सिर्फ नाम का है, तो वहाँ पे जनता की जो भी मामले होते हैं और जनता की जो भी मांगे होती हैं उनको सरकार अपनी मर्जी से पूरा करती है। वो चाहे तो उसे पूर्ण करे, अन्यथा नहीं करे। तो हम क्या देखते हैं कि लोकतंत्र शासन पद्धति क्या है, दूसरे गैर लोकतांत्रिक सरकार से क्या है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ से समय ज़्यादा जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। जैसा कि हमने जाना गैर लोकतंत्र के बारे में कि वहाँ पे जो सरकारें होती हैं वो जनता के विषय में फैसले नहीं लेती हैं, लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो जनता के विषय में फैसले लेती हैं। जो भी मसले होते हैं उन पर बैठक होती है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, अपने राय विचार देते हैं, और जो भी जनता के लाभ में फैसले होते हैं उनको लिया जाता है। जो गैर जिम्मेवार फैसले हैं उनकी संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। इसलिए हमने जाना कि लोकतंत्र बेहतर है गैर लोकतांत्रिक सरकार से। इसी से जुड़ा है तीसरा तर्क भी। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा कि भारत की तरह सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह के अंतर और भी ज़्यादा हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों में लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियाँ भी जो हैं वो जुदा जुदा हैं। दुनिया
कि ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद भी अलग है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाते हैं? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इससे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगी। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र से समस्या एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी एक अस्थायी विजेता नहीं होता और कोई अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता। तो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं और भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र एकजुट में बनाए रखे हुए हैं। चलिए हम इसे समझते हैं। हम जानते हैं कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है। यहाँ पे 130 करोड़ की आबादी है। यहाँ जो लोग रहते हैं वो अलग धर्म, अलग जाति, अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। यहाँ पे लोगों की जो पसंद है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है विभिन्न है। अब अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था और अच्छी अवस्था में यहाँ पे इतने सारे लोगों के बारे में सोचना, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के रूप में जानना और फिर भी लोकतंत्र में एक सबको साथ समेट के रखना और एकता का प्रतीक जो है वो भारत में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो भी सरकारें होती हैं लोकतंत्र के माध्यम से वो सभी लोगों के बारे में ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इतने धर्म, जाति और भाषा बोलने वाले लोग जो हैं उनके शौक अलग होंगे, उनकी पहचानें अलग होंगी, उनका जो दायरा है वो अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, उनकी मांगें अलग होंगी। तो सरकार क्या करती है, इन सब चीज़ों को ध्यान रख कर जो है अपने अनुसार कार्य करती है। और हम देखते हैं कि भारत जैसे इतने विविधता वाले देश में लोकतंत्र कैसे मजबूत है और अपनी पकड़ जो है वो बनाए रखा है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तंत्र लोकतंत्र और नागरिक के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिक की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तो भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक है। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद के लिए जवाबदेह होते हैं। हमने लोकतंत्र के बहुत सारे गुण के बारे में जाना, जिसमें एक गुण यह भी है कि लोकतंत्र हमें समानता की सीख सिखाती है। यहाँ पे न तो अमीर कोई होता है, नहीं गरीब, नहीं यहाँ राजा और नहीं यहाँ कोई रंग होता है। सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया जाता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं वे खुद ही अपने शासक होते हैं, दूसरों के अंडर में नहीं होते। हमने लोकतंत्र के बहुत सारे गुणों के बारे में जाना और बहुत सारी चीज़ों को समझा कि लोकतंत्र जो है वो क्या होता है और किस तरीके से जो है हमें यह फ़ायदा भी देता है। तो इसलिए लोकतंत्र की जो स्थिति है वो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। भले ही कहीं कहीं हमें यह देखने को मिलता है कि कहीं कहीं लोकतंत्र के चेहरे जो हैं वो लोकतंत्र नहीं होते हुए भी उन लोग जबरन जो है लोकतंत्र को अपना चेहरा बनाए हुए हैं। लोकतंत्र के नाम पर जो है गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था करते हैं। लोकतंत्र और क्या करता है, तो लोकतंत्र नागरिकों का भी सम्मान बढ़ता है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग सब लोग जो है एक तरीके से समान होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े शासन व्यवस्था को चलाना, उसमें छोटी मोटी गलतियां होती है और हम अपनी गलतियों से ही सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है कि इस मामले में लोकतंत्र का लाभ क्या है। इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में, और फिर भी इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक अपना समूह फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया सकता। चलिए अब इसे चर्चा को समेटते हैं। लोकतंत्र हमें सब चीज़ें नहीं दे सकता, ना ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन यह साफ है कि उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर, जिसे हम जानते हैं दुनिया के लोगों को जिसका अनुभव है, यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह से लोग ज़्यादातर बेहतर ढंग से साथ साथ काम कर सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तो इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। चलिए हम इसे समझते हैं कि लोकतंत्र भले ही एक जादुई की छड़ी की भांति ना हो कि हम छड़ी घुमाएं और जादू की तरह जो है वो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन लोकतंत्र बाकी जितनी भी सरकारें हैं, बाकी जितने भी राजतंत्र हैं, उन सब से लोकतंत्र काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ सभी जनता की बातों का ख्याल रखा जाता है और उन्हें पूरे करने की कोशिश भी की जाती है। अगर वो पूरी नहीं कर पाते हैं तो प्रयासरत अवश्य रहते हैं। यहाँ जो भी गलती की जाती है उसे सुधारा भी जा सकता है, लेकिन हम तब पर भी कह सकते हैं कि यहाँ दूसरों के इच्छाओं को सम्मान दिया जाता है, यहाँ पे जनता को हक दिया जाता है। बाकी यह जितने भी व्यवस्थाएं हैं उससे यह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे एक कार्टून दिया हुआ है जो कि 2004 में कनाडा का है। संसदीय चुनावों के ठीक पहले
प्रकाशित हुआ था। इस तरह से कार्टून समेत सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी का एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी और जब नतीजे आएंगे तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई। यह कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है कि लोकतंत्र के पक्ष में। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कनाडा में जो 2004 में चुनाव हुए थे उनमें यह पहले प्रकाशित हुआ था और यहाँ पे लोगों का मानना था कि यहाँ पे एक ही पार्टी जो लिबरल पार्टी है वही जीत जाएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी यहाँ पे हार गई। और चलिए हम देखते हैं कि उससे पहले लोगों का रिएक्शन क्या था। हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम अब और सहन नहीं कर सकते। मतलब जो लिबरल पार्टी है वो यहाँ के लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत अच्छे कार्य को नहीं की गई होंगी और जनता जो है इससे खुश नहीं होगी, इसलिए वो बोलती है कि अब हम इनके शासन को सहन नहीं कर सकते। ये लिबरल पार्टी बहुत घमंडी हो गया, मतलब यह जो लिबरल पार्टी की सरकार है काफ़ी ज़्यादा घमंडी है, इसे हटा देना ही बेहतर है। इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया कि सरकार कैसी होनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है, लिबरल पार्टी उस पर खड़ी नहीं उतरी है, इसलिए जो है इस सरकार को हटा देना चाहिए। हमारा धन इन्होंने हड़प लिया है, मतलब लोकतंत्र के नाम पे और जनता से जो है ठगी करके जो है इन्होंने हमारा धन हड़पा है, हमें जो है नौकरी वगैरह नहीं दी है और अच्छी व्यवस्थाएं नहीं दी हैं। यह जो है 27 जून को होने वाले चुनाव में हम वही कराने जा रहे हैं जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है। अब जो 27 जून को चुनाव होगा हम लिबरल पार्टी को नहीं चुनेंगे, हम दूसरी पार्टी को अपना मत दे देंगे, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। यहाँ लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यह मानना है कि यहाँ पे जो लिबरल पार्टी की सरकार है उन्होंने अगर अच्छा काम नहीं भी किया तो यह जीतेंगी और यही कहा जा रहा है कि जैसे जिस तरीके से हमने हर बार दिए हैं अपने वोट वो इस बार देंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर लिबरल पार्टी जीत जाएंगी। राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा और इसमें बताया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी। लड़ाई तभी होती है जब हम कम से कम एक देश और गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती है। पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं होता, ऐसा सिर्फ संयोग हुआ है। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच भी युद्ध हो। मुजफ्फर का कहना था कि एक ऐसा सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, लोकतंत्र में जिस तरह फैसले दिए जाते हैं उसमें युद्ध होने का अंदेशा काफी कम हो जाता है। इन दोनों विचारों में आपकी सहमति किस तरह है और क्यों है, जानते चलिए। राजेश और मुजफ्फर जो है उन्होंने एक लेख पढ़ा जिसमें लिखा गया था कि जैसे कि मान लीजिए कि एक जगह कहीं पर अगर लोकतंत्र है, हम देखते हैं कि दूसरे भी देशों में लोकतंत्र है, एक की व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं है, लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं। जो जनता के माध्यम से सरकार चुनी जाती है उसमें बहुत सारी पार्टियों को दिया जाता है महत्व, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी। और हम दूसरे देश में देखते हैं कि यहाँ पे अनेकों पार्टियां हैं जहाँ पे जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। जो दूसरा देश है वहाँ पे एक ही शासन हमेशा जो है शासन करता है और हमेशा चुनाव में जीत जाता है, दूसरी पार्टी को महत्व नहीं देता। लेकिन यहाँ पे जो है पार्टियाँ अलग अलग हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं करती हैं तो उनमें से किसी दूसरी सरकार को भी वापस से चुन लिया जाता है। हमने लोकतंत्र के दो चेहरे देखे, आप भी समझे कि लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप अच्छा है जो सभी पार्टियों को महत्व दे रहा है, न कि किसी एक पार्टी के द्वारा शासन व्यवस्था जो है वो चलाई जा रही। तो इन दोनों में लड़ाई कब होगी, जब हम किसी अच्छे चीज को देखेंगे, अन्यथा लड़ाई होना स्वाभाविक ही है कि वहाँ जो लोकतंत्र का स्वरूपी चेहरा है वो काफी अच्छा है और यहाँ जो लोकतंत्र का स्वरूपी चेहरा है वो अच्छा नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों विचारों में से आपकी सहमति किस तरफ है, कि जहाँ पे लोकतंत्र अच्छा होगा, मतलब जहाँ पे जो है सरकारें चुनी जाती हैं जनता के माध्यम से और जनता के हित में शासन व्यवस्था होती है, वही व्यवस्था क्या होगी, अच्छी होगी। हम लोकतंत्र को समझ गए, अब लोकतंत्र के विरहित अर्थ को समझते हैं। चलिए, तो लोकतंत्र का विरहित अर्थ क्या हो सकता है, मतलब इसका एक बड़ा दायरा क्या हो सकता है, इसको जानते हैं। कि इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है और हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप था प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं, सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का ही अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। और यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं है। अगर यह संभव हो तो तभी भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय और इच्छा या योग्यता को कौशल नहीं होता। इससे हमने लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से कि हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती है। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इससे लिए हमें लोकतंत्र से विरहित अर्थ को समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए
कि हमने लोकतंत्र के बारे में क्या जाना कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पे जनता सरकार को चुनती है और सरकार में बहुत सारी पार्टियां होती हैं। जो पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं वो क्या होते हैं, बहुमत के द्वारा जीत जाते हैं। उनकी जो पार्टी होती है उसमें बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं। उन प्रतिनिधि के माध्यम से जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए अच्छे कार्य कर रहे हों उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है सबकी सहमति से। लेकिन अगर यह बात कह दी जाए कि जनता से भी मत लिया जाए तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी जनता उनके पास उतना अलग अलग मत होगा। तो जनता को अधिकार होता है वोट डालने का और जिसे बहुमत मिलता है हम उस पार्टी को चुनते हैं। उस पार्टी में जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, जो शासन व्यवस्था संभालने लायक होते हैं, उनको यह ओहदा सौंप दिया जाता है और इस तरीके से सरकार बनती है। तो हमने लोकतंत्र को अच्छी तरीके से समझा और जाना। और लोकतंत्र में वोट को किस मतलब वर्ष के व्यक्ति डाल सकते हैं, तो यह 18 वर्ष से शुरू होता है और जो है लंबे समय तक लोग जो है वोट डाल सकते हैं जब तक वे जीवित रहते हैं। तो हमने लोकतंत्र को अच्छे अर्थों में समझ लिया। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया जा रहा है, प्रसिद्ध कार्टून RK लक्ष्मण के द्वारा यह चित्र बनाया गया है। उस समय बहुत सारे कार्टून बनाया करते थे जिस समय चुनावी प्रक्रिया चलती थी। यह जो है देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर टिप्पणी करता है। दीवार पर बने चित्रों में से आप किन किन को पहचानते हैं? क्या देश में बहुत से आदमी इस कार्टून के आम आदमी की तरह सोचते थे? कि यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो है अलग अलग तरीके से अपनी सोच को देख रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति है वो टीवी पे भी न्यूज़ सुन रहा है और समझ रहा है कि अलग अलग यहाँ पे जो नेतागण हैं उनके बारे में उनके विचार क्या हैं, अलग अलग है। हम जो है सारे नेताओं के बारे में सोचते हैं। चलिए इससे समझते हैं कि जिस समय हमें आज़ादी नहीं मिली थी उस समय हमने बहुत सारे नेताओं के एक्सपीरियंस को, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे ऐसे नेता थे जो सभी योग्य थे। लेकिन नेता बनने कौन से योग्य थे उनके बारे में हम जानते हैं कि हमारे देश के जो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जो है पहले वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में हमने जाना। तो उसी तरीके से बहुत सारे उस समय नेता थे और लोग क्या सोचते थे कि सरकार कैसी होनी चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद, तो लोकतांत्रिक शासन हो। यहाँ पे कौन सी सरकार को चुना जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे लिए बहुत सारी अच्छे अच्छे कार्य किए थे। 1885 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी। उसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी और जो है महात्मा गांधी के राय विचार पर ही जो है जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया था। इसमें भी बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी पार्टियां थी। आपने सुना भी होगा और जाना भी होगा कि उस समय जो कांग्रेस थी वो 2 भागों में बट गई थी, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल में जो व्यक्ति होते थे वो स्वभाव से जो है वो लचीले होते थे, मतलब झगड़ा वगैरह नहीं करते थे, सज्जन होते थे और ये लोग उग्र टाइप के नहीं होते थे। लेकिन जो अंग्रेजों के लिए मतलब जो भी वो कार्य किए उनको वो सह नहीं सकते, जो अगर जैसा उन्होंने हमारे साथ किया हम भी उनके साथ वैसा करें, तो इसीलिए जो थोड़े उग्र स्वभाव के थे वो गरम दल में थे। तो इसमें बहुत सारे नेता थे। बाल गंगाधर तिलक थे, लाल बाल पाल के नाम से यह जो है संगठन जाना जाता था। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं तो आप भी समझे कि उस समय जो लोग हैं यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, एकता के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, कौन सा जो मतलब पार्टी है उसको आनी चाहिए। तो आप भी ऐसे सोच सकते हैं कि उस समय RK नारायण ने क्या किया था, ऐसा चित्र बनाया था कि उस समय लोग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों को समझें। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसले करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचार का भी उतना महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। मतलब यहाँ पे एक पारिवारिक जैसे कि व्यवस्था होती है वैसा ही लोकतंत्र को कहा गया। जैसे कि परिवार में अगर कुछ व्यवस्थाएं होती हैं तो अगर उसी जगह पे लोकतंत्र को रखा जाए तो सभी लोगों से पूछा जाता है और फैसला कौन लेते हैं, बड़े लेते हैं। उसी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि एक स्कूल में जो टीचर होते हैं वो बच्चों को जो है सवाल पूछने का अधिकार नहीं देते हैं। तो अगर लोकतंत्र में जनता को भी अधिकार नहीं है सवाल पूछने का और सवाल करने का तो वो जो है लोकतंत्र नहीं कहलाएंगी। एक नेता और उसके परिवार में लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। वे क्या लोकतंत्र की बात करते हैं? मान लीजिए कि आपके परिवार में बिना पूछे जो है आपके गार्जियन कोई फैसले ले लेते हैं और किसी से नहीं पूछते हैं तो वो लोकतांत्रिक चीज़ें नहीं कही जाएंगी। इसी तरीके से जो एक अन्य नेता होते हैं वो क्या करते हैं, बिना मतलब जनता से पूछे कोई अगर फैसले ले लेते हैं तो वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं कही जाएगी। लोकतंत्र शब्द इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होता है जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है
और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। हमने लोकतंत्र के बारे में जाना और लोकतंत्र के बारे में समझा कि लोकतंत्र में जो फैसले होते हैं वो सबके लिए अच्छे होने चाहिए, और यही स्वीकृति जो है परिवार में भी देनी चाहिए, और यही स्वीकृति जो है बहुत सारे समुदाय में जो होते हैं वहाँ भी लोकतंत्र के ही पक्ष को लागू करना चाहिए। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके उसके आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासन को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब चलिए हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र तभी अच्छा हो सकता है जब हमारे देश में एक व्यक्ति भी भूखा पेट ना सोए। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना, समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। मतलब लोकतंत्र केवल लोगों को समानता का अधिकार नहीं देता है, इसके अलावा जो है समान शिक्षा का भी अधिकार होना चाहिए, समान उपलब्धता का भी अधिकार होना चाहिए, सामान्य संसाधन का भी। अगर हम इन आदतों में बड़े पैमाने पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखे तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं और जिसे दूर किया जा सकता है समय के साथ। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी में हमें बार बार याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम कामचला और लोकतंत्र अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है कि हमारे यहाँ कौन सी कमियां हैं लोकतंत्र में, बाकी देशों में जो लोकतंत्र की स्थिति है वो कैसे अच्छी है, वहाँ से हम अपनी कमियों को समझकर उसमें सुधार करें। और लोकतंत्र आप देखेंगे कि वास्तविक जीवन में समय समय पर जहाँ पे अच्छी स्थिति में लोकतंत्र है वहाँ पे काफ़ी सुधार हो भी चुके हैं। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा को समझा। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की कुछ बुनियादी संस्था स्वरूप की चर्चा की। अगले में आप लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में समाज कैसा होता है, और लोकतंत्र मूल्यांकन के तरीकों के बारे में ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें लोकतंत्र के बारे में जान लिया कि लोकतंत्र कैसी व्यवस्था होती है, वहाँ पे कौन सी चीज़ें जो है हम सुधार कर सकते हैं, और किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोग जो है वो अपना सकते हैं। जनता का जो है वो बहुत बातों का ख्याल भी रखा जाना चाहिए कि लोकतंत्र का यह सिर्फ अर्थ नहीं होता है कि जनता के द्वारा चुन ली गई सरकारें हैं और वो केवल सबको समान रूप से जो है हक दे रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में हमें समानता का अधिकार चाहिए, लोग भूखे पेट न सोए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, गरीबी जो है यहाँ से दूर होनी चाहिए। इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। हमने यह भी जाना लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की, लोकतंत्र की बहुत सारी विशेषता के बारे में हमने जाना, लोकतंत्र की बहुत सारी कमियों के बारे में जाना। लेकिन अगर आप समझे और जाने तो बाकी जितने भी सारे व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी सारी राजतंत्र प्रणालियां थी, उनसे लोकतंत्र काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। कम से कम यहाँ पे जनता को अधिकार तो दिया गया है सरकार को चुनने का, कम से कम वो जनता पर क्रूरतापूर्वक शासन तो नहीं कर सकती है। तो लोकतंत्र हर मायने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जहाँ लोकतंत्र में बुराई है उसको दूर करना आवश्यक है। सरकार भ्रष्ट न हो, सरकार अच्छी हो जो जनता के हित में सोचे, तभी जो है लोकतंत्र जो है आगे बढ़ सकता है और भी आगे जो है इसका विकास संभव हो सकता है। हम भी अपने विद्यालय में लोकतंत्र के बारे में जान सकते हैं। आप भी अपने विद्यालय में जिस तरीके से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, आप भी देखें कि विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में सभी मतदाताओं की संख्या का पता लगाएं कि मतलब कौन सी विधानसभा में कितनी लोग होते हैं, और अपने आसपास या स्टेडियम में उस तरीके से आप नाटक प्रतिभा कर सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। फिर आप एक सर्वे भी करें कि विधानसभा या संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं को एक साथ बैठना, सार्थक चर्चा करना और लोकतांत्रिक फैसले करना संभव है। आप भी खुद सोचें कि लोकतंत्र के बारे में हमने क्या जाना, क्या समझा। इसके ऊपर आप कुछ नाटक कार्यक्रम भी कर सकते हैं और अपने बड़े लोगों से भी जो है इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए अब हम यह चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे अपने दोस्तों में भी अधिक